जी, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा टॉपिक है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। तो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, इसको पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हमने देख के चलना है। ठीक है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर किस लिए होता है? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसको वैसे आमतौर पर यूज़ किया जाता है। और इससे पहले कि मैं आपको सुपर स्केलर आर्किटेक्चर के बारे में बताऊं, आपको कुछ कंसेप्ट मुझे रिवाइज करवाने हैं। ठीक है, जैसे कि एक पैरेललिज्म का जो है टॉपिक, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एक तो वो है, और एक है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन पे भी मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, लेक्चर्स दिए हैं काफ़ी डिटेल में, तो आप वो भी अपलोडेड हैं, वो भी देख लीजिएगा काइंडली। तो इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर भी ब्रीफली बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या काम कर रही है या उनका क्या रोल है आपके यहाँ पर। अब देखिए, इससे पहले कि हम सुपर स्केलर के बारे में जाएं, देखें हमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को समझना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अगर वो लेक्चर्स नहीं लिए तो उनके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होती क्या है और किस तरह से। अब देखिए, सपोज करें कि एक हमारे पास ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी समझ लें एक इंस्ट्रक्शन है। अब क्या है कि हमने उस इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट स्टेजेस में रख दिया होगा। ठीक है, आई एफ जो है इंस्ट्रक्शन फेच कहलाती है, आई डी जो है इंस्ट्रक्शन डिकोड कहलाती है, ई एक्स जो है वो एग्जीक्यूट कहलाती है, मेमोरी यानी कि मेमोरी से इंटरेक्शन जो है उसको हम मेम कह रहे हैं, और डब्ल्यू बी यानी कि राइट बैक, यानी कि हमने डाटा रजिस्टर पे लिखना है दोबारा से, या मेमोरी में लिखेंगे हम दोबारा से। ठीक है, तो ये आपके पास 5 स्टेजेस पाइपलाइन है। ठीक है, आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है उसको इस पाइपलाइन से गुजरना पड़ेगा। यानी जब इंस्ट्रक्शन आपकी रैम में आती है, तो जाहिर बात है रैम से जब आपने सीपीयू तक लेके आनी है, तो उसको इस पाइपलाइन से गुजरना पड़ेगा। पाइपलाइन में सबसे पहले क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है फ्रॉम ए मेमोरी। ठीक है, उस एड्रेस से लेकर आया जाता है, आपकी इंस्ट्रक्शन को लेकर आते हैं। तो जब लेकर आते हैं तो उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन आपके पास एक बार आ जाती है, तो एक यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि ये जो टी जो लिखा हुआ है, मैंने हर स्टेज के नीचे टी टी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और हर एक स्टेज की भी बात कर रहा हूँ मैं। अब आई एफ जो है वो एक स्टेज है पाइपलाइन की। ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर एक यूनिट ऑफ टाइम में, एक खास वक्त में, वो समझ लें एक क्लॉक साइकिल के अंदर आपके पास यहाँ एक क्लॉक साइकिल से भी ज़्यादा, अब तो सुपर स्केल है तो एक क्लॉक साइकिल के अंदर भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आती हैं आपकी। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर सपोज कर लें, मैं सिर्फ जस्ट एग्जांपल पर बता रहा हूँ कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर आपके पास एक आई एफ जो है वो अपना काम कर लेती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच करनी थी, इसने इंस्ट्रक्शन फेच कर ली एक यूनिट ऑफ टाइम में, उसने इंस्ट्रक्शन फेच कर दी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद अगला जो टाइम आएगा, यानी कि उसके बाद वाला जो साइकिल है, वो क्या करेगा, वो उसी इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शन फेच हुई है उसको पास कर देता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन आ जाती है और इंस्ट्रक्शन आ जाने के बाद उसको डिकोड कर देता है। अब सपोज करो आई एफ जो है उसमें इनपुट आउटपुट यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि डाटा को लेके आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आई डी जो है सपोज कर लें उस पर आई एल यू है, यहाँ पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है आई एफ स्टेज से, उसको पकड़ के ये क्या करता है, डिकोड कर देता है। यानी कि उस पर देखता है कि क्या मुझे ऑपरेशन करने हैं, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको कहते हैं डिकोड। ठीक है, तो डिकोड यानी कि वो इंटरप्ट करता है, वो उसको समझता है, वो समझ इंटरप्रेट करता है, वो देखता है कि क्या मुझे करना है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, इसको भी एक यूनिट ऑफ टाइम में इसने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चला जाता है एग्जीक्यूशन में। अब क्या है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसने क्या करना है, तीसरे साइकिल में वो एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि उस पर काम हो रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोड में उसने देखा था क्या काम होना है, अब वो काम होने जा रहा है या हो रहा है। अब एक यूनिट ऑफ टाइम में वो भी काम हो चुका।
अब जब वो काम हो चुका तो अब वो लोड एंड स्टोर करना पड़ रहा है किसी चीज़ को, तो वो भी हो रहा है साथ साथ। और फिर जो भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट आया है वो राइट बैक में क्या होता है, वो राइट कर दिया जाता है, वो लिख दिया जाता है। ठीक है, वो रजिस्टर्स के ऊपर लिख दिया जाता है, या कैश पे लिख दिया जाता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, राइट बैक का मतलब ये हुआ। तो अब ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। ठीक है, अब वन बाय वन ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो, मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले आईएफ के पास जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन फिर आईडी के पास जाएगी, फिर उसके बाद अगली स्टेज में ई एक्स के पास जाएगी, फिर मेमोरी के पास जाएगी और राइट बैक के पास जाएगी। यानी कि वन बाय वन होते हुए ये सारी स्टेजेस के पास जाएगी पाइपलाइन। ठीक है, और फर्स्ट करें आपके पास एक ही प्रोसेसर है इंटेल का। ठीक है, अब एक ही प्रोसेसर है आपके पास इंटेल का, तो जारी बात है क्या हो रहा है, आपके पास से वन बाय वन आपके पास ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन होके आ रही है, और अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास जो आएगी। ठीक है, अगर मैं आपने पाइपलाइन के लेक्चर्स दिए हैं तो जो जैसे ही आपकी ये इंस्ट्रक्शन जो है यानी आई एफ से फारिग होके आईडी पे जाती है। ठीक है, तो आईडी पे एग्जीक्यूट होना जैसे ही स्टार्ट होती है, यहाँ पे आईडी आईडी पे आती है ना जब, तो जाहिर बात है आपकी आई एफ स्टेज जो है वो फ्री हो जाती है। तो इसके साथ आई एफ की स्टेज जब फ्री हो जाती है तो इसको हम वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए इसको एक्टिव कर देते हैं। तो अगली स्टेज को फैच करने के लिए हम आई एफ जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर के लिए चला देते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में बात। ठीक है, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। अब कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म में क्या है कि देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल के बारे में बताया, पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है पैरेलल का। ठीक है, इसमें मल्टी कोर सिस्टम्स भी आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, ड्यूल कोर सिस्टम्स आ जाते हैं आपके पास, यानी कि एक चिप के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हैं और वो काम कैसे कर रहे हैं, यानी कि मोर देन वन प्रोसेसर्स आपके मल्टी कोर सिस्टम के अंदर या मल्टी कोर सीपीयू के अंदर होते हैं और वो पैरेललिज्म की तरह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब पैरेललिज्म की तरह ये काम कर रहे हैं, ठीक है, या पैरेलल काम कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक चिप है, पहले यहाँ पे क्या था, एक सिंगल प्रोसेसर था, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक सिंगल प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर के लिए जो पाइपलाइन बन रही है वो ये बन रही है एट वन टाइम। ठीक है, अब आपके पास ड्यूल कोर सिस्टम है, फर्स्ट करें ये ड्यूल कोर है जिसके अंदर दो सिस्टम्स लगे हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास पाइपलाइन की शक्ल फिर क्या बनेगी, ये बनेगी। अब किस तरह से ये दो बन रही है कि देखिए आई एफ आई डी एग्जीक्यूशन मेमोरी और राइट बैक, फिर दोबारा से आई एफ आई डी एग्जीक्यूशन और सेम टाइम पे। अब ये क्या हो रहा है कि ये दो इंस्ट्रक्शन फैच हुई हैं, कितनी हुई हैं, एक ही वक्त में दो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, एक इंस्ट्रक्शन जो है आपकी सीपीयू चिप 1 में जाएगी और दूसरी जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी सीपीयू चिप 2 हैंडल करेगा। यानी कि दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग सीपीयू जो है वो हैंडल करके पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी जो पाइपलाइन की शक्ल बनती है वो कुछ इस तरह से बन रही है सामने जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पैरेलल। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है कि पाइपलाइन की स्टेज, अब इसमें एक चीज हमने देखनी है कि देखें यहाँ पे क्या है कि दो चिप्स लगी हुई हैं सीपीयू। ठीक है, अब जब दो चिप्स लगी हुई हैं, अब दो चिप्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, चिप 1 भी है और चिप 2 भी है, और वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पाइपलाइन बनी है वो भी दो बनी हुई है, एक पाइपलाइन को हैंडल कर रहा है आपका चिप 1 और एक पाइपलाइन को हैंडल कर रहा है आपका चिप 2। जब ये इस स्टेज से यानी आई एफ स्टेज से फारिग हो जाती है तो आई डी में चली जाती है। तो जब आई डी में चली जाती है तो आई एफ तो दोनों चिप्स की फारिग पड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है, सुपर स्केलर क्या कहता है, सुपर स्केलर कहता है कि भाई कोई भी चीज कोई भी स्टेज जो है वो आइडल नहीं बैठनी चाहिए पाइपलाइन में, यानी कि कोई भी स्टेज फारिग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सुपर स्केलर जो है वो इस चीज को हैंडल करने के लिए क्रिएट किया गया। अब सुपर स्केलर क्या काम कर रहा है, सुपर स्केलर में आपकी पाइपलाइन की जो शक्ल होगी वो इस तरह से होगी, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अब मैं इस सर डायग्राम इसमें को, इसमें मल्टीपल चिप्स लगी होंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मल्टीपल चिप्स लगी हुई हैं, इसमें मल्टीपल चिप्स लगी हुई हैं, और
जारी बात है सुपर स्केलर में मल्टीपल चिप्स लगी हुई हैं आपकी और मल्टीपल पाइपलाइंस भी है। क्योंकि अभी बस करें दो चिप्स लगी हुई हैं, ड्यूल कोर सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो मल्टीपल चिप्स लगी हैं, बस दो लगी हुई हैं, तो दो पाइपलाइंस आपके पास बन गई हैं। अब फर्ज करें एक यूनिट ऑफ टाइम में आपका आई एफ जो है वो फ्री होके, यानी कि इंस्ट्रक्शन वन सपोज करें यहाँ पे आपकी पहली जगह पे आपकी इंस्ट्रक्शन वन है। अब इंस्ट्रक्शन वन जो है वो आई एफ की स्टेज से पूरी हो गई, यानी कि एग्जीक्यूट हो गई यहाँ से, और यानी कि पास आउट होके यहाँ से आपकी आईडी में चली गई। ठीक है, आपकी इंस्ट्रक्शन टू, इंस्ट्रक्शन वन और इंस्ट्रक्शन टू। ठीक है, एक जो है चिप वन ने किया, दूसरी जो इंस्ट्रक्शन थी वो चिप टू ने कर दी। ठीक है, अब जो सीपीयू की जो चिप्स हैं वो तो बिजी हैं आईडी में करने में, लेकिन जो आई एफ है इंस्ट्रक्शन फैच है, ये जो पाइपलाइन के अंदर है इंस्ट्रक्शन फैच यूनिट है, ये तो बिल्कुल फ्री होगी, क्योंकि दोनों जो है सीपीयू की चिप्स जो है वो बिजी होगी हैं आईडी करने में, यानी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने में। एक अपनी को कर रही है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन वन को कर रही है एक चिप को, और दूसरी चिप जो है वो इंस्ट्रक्शन टू को कर रही है। अब दोनों सूरतों में यानी कि इसी एक हालत में आपकी जो चिप वो दोनों चिप्स हैं उसके अंदर, यानी वो तो इधर बिजी है मतलब आईडी के अंदर। ठीक है, अब जो पाइपलाइन के अंदर आई एफ है वो तो फारिग हो गया, हमने उसको भी यूज में लाना है, तो क्या हुआ कि अगली तीसरी और चौथी इंस्ट्रक्शन को उठा के आई एफ जो है वो तीसरी और चौथी इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे आ गया। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से जब अ, ये तीनों चीजें, यानी कि अगली क्लॉक साइकिल के अंदर आपका जो चिप वन और चिप टू जो है वो आईडी भी कर रहा है काम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहा है, और यानी कि इंस्ट्रक्शन आपके डिकोड। हेलो, यस सर। नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, अभी। अभी आ रहा है? सर अभी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, आईडी और आई एफ। ठीक है, तो ये जो आईडी है आपकी, ठीक है, जब आपकी इंस्ट्रक्शन वन और टू जो है वो आईडी स्टेज पे पहुंची, तो आई एफ जो है वो तो पाइपलाइन के अंदर फ्री हो गया, तो इसको सुपर स्केलर कहता है कि भाई इसको फ्री नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए यानी कि अगला काम करो, यानी कि अगले इंस्ट्रक्शन के लिए हो। तो इंस्ट्रक्शन थ्री और इंस्ट्रक्शन फोर जो है वो फैच होना शुरू होगी। ठीक है, मीन वाइल आपकी जो आईडी है वो डिकोड हो रही है, यानी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है। वो अब जब तीसरी लेवल पर पहुंचेगी, तीसरी स्टेज में पहुंचेगी, इंस्ट्रक्शन वन और इंस्ट्रक्शन टू जब तीसरे स्टेज पे पहुंचेंगे, तो क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन टू एंड सॉरी इंस्ट्रक्शन थ्री एंड इंस्ट्रक्शन फोर जो है वो आईडी यूनिट में पहुंचेगी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वन और इंस्ट्रक्शन टू ने आईडी स्टेज को फ्री कर दिया हुआ। अब जब फ्री कर दिया तो वो एग्जीक्यूशन स्टेज में आ गई है, और जैसे ये फ्री हुई तो आपकी जो नेक्स्ट लॉक साइकिल के साथ क्या हुआ कि आपका जो सुपर स्केलर है वो भी शिफ्ट हो गया आईडी पे, और जब ये आईडी पे शिफ्ट हुआ है तो जहरी बात है इसने आई एफ को फ्री कर दिया। अब जब आई एफ ने फ्री कर दिया तो इंस्ट्रक्शन फाइव और इंस्ट्रक्शन सिक्स जो है वो फैच होने शुरू हो गए। इसी तरह से ये सारा चलता रहता है, और वन बाय वन यानी कि सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे सिंपल पाइपलाइन होती है ना एग्जीक्यूट, इसी तरह से होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ में मल्टीपल चिप्स इन्वॉल्व हो गई हैं, और मल्टीपल चिप्स के लिए मल्टीपल पाइपलाइन भी बीच में इंट्रोड्यूस हो गई हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये एक टाइम पर सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन क्यों इसमें शामिल हो रही हैं पहली पाइपलाइन में? पहली पाइपलाइन में दो इंस्ट्रक्शन क्यों लगी है, क्योंकि अभी हमने एग्जांपल जो लिया है वो ड्यूल कोर के लिए, और ड्यूल कोर में हमने देखा है कि दो चिप्स हैं, अगर यहाँ पे चार होंगी तो चार ही आ जाएंगी। समझ में आ गई बात दानिश? यस सर। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा इसका बताऊँ ना, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए बात की है, ये देखिए, ये सर वो देख लिया मैंने, देख लिया, ठीक। देख लिया ना। ये क्या है कि एक चिप है, उसके अंदर दो चिप्स यानी कि सीपीयू लगे हुए हैं, एक वन और एक टू, और इसको ड्यूल कोर में कह रहा हूँ। तो जब ड्यूल कोर कह रहा हूँ तो जरिए बात है दो अलग अलग सीपीयू लगे हैं, यानी कि सीपीयू दो हैं एक ही चिप के अंदर ड्यूल लगे हुए हैं, तो उसके लिए फिर दो पाइपलाइंस बन रही हैं। ठीक है, ये इसलिए दो हैं। ठीक है, तो ये आई एफ इस तरह से आ रही है आपकी,
तरह से ये सारा करता करता आ रहा है। अब यहाँ पे खुद ही आप सोच लें कि जो हमारे आजकल के सिस्टम आ रहे हैं, ऑक्टा कोर और ये वो कोर आ रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है ना। तो i5 i7 ये किस तरह से काम कर रहे हैं ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा इन चीज़ों को देखकर। तो इस डायग्राम को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ या काफ़ी समझ आ गई आपको? सर सही है, यहाँ पे बस एक जो है ये वो करते हैं, ये सबसे एंड वाली, सर ये सबसे एंड वाली बस करते हैं, अभी सबसे पहले वाली की है ना आपने, तो अब हाँ, सबसे आखिर वाली करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे एंड वाली। इसमें क्या है कि मैं थोड़ी इंस्ट्रक्शंस काउंट कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन का। अब यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 पहले में 2 में आ गई, फिर 3 4 फिर 5 6 7 8 और 9 10। ये जो आखिरी इंस्ट्रक्शन की जो पाइपलाइन बनी है ना, ये 9 10 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखें ये 9th और 10 इंस्ट्रक्शन कब इस टाइम फैच हुई, जब आपकी 7 और 8 इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड स्टेज में आई है और उसने IF को फ्री कर दिया, मतलब कि यानी एक ही टाइम पर एक ही स्टेज पे रह सकता है। अब इंस्ट्रक्शन 9 और इंस्ट्रक्शन 10 जो है वो अलग अलग अपने प्रोसेसर्स के पास हैं और वो उसको प्रोसेस कर रही है। एक क्लॉक साइकिल के बाद वो अगली स्टेज पे चली जाती हैं, तो जाहिर बात है पिछली स्टेज जो है वो फारिग हो जाएगी। तो उस फारिग स्टेज को हमने यूटिलाइज कर दिया सुपर स्केलर के तौर पे। तो क्या हुआ कि वो चीज़ भी आपके पास यहाँ पर आ गई इस जगह पे, IF की जगह पर। तो अब IF ने क्या किया, IF ने इंस्ट्रक्शन 9 और इंस्ट्रक्शन 10 को भी फैच कर लिया। तो जब ये फैच कर लिया तो फिर एक क्लॉक साइकिल हुई पूरी, तो इंस्ट्रक्शन 7 और इंस्ट्रक्शन 8 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में चलेगी। जब ये एग्जीक्यूशन स्टेज में चलेगी तो इसने फ्री कर दिया आईडी को। आईडी जो है वो साथ ही अगली साइकिल के साथ ही आपके पास इंस्ट्रक्शन 9 और इंस्ट्रक्शन 10 के लिए अवेलेबल होगी और वहाँ पे चलेगी। फिर एक और क्लॉक साइकिल हुआ, मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए क्लॉक साइकिल का नाम दे रहा हूँ। तो अगले क्लॉक साइकिल के साथ फिर क्या हुआ, ये मेमोरी में चलेगी, यानी इंस्ट्रक्शन 7 और इंस्ट्रक्शन 8 जो है वो मेमोरी में चलेगी और 9 और इंस्ट्रक्शन 10 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टेज में आ गई। फिर ये इसने लोड एंड स्टोर करके वट एवर जो भी कुछ भी किया, फिर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उसने नेक्स्ट आइट्रेशन यानी कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में राइट बैक करने हैं इंस्ट्रक्शन 7 और इंस्ट्रक्शन 8, ठीक है। अब इसने राइट बैक करने हैं तो इसने मेमोरी को फ्री कर दिया। अब ये मेमोरी वाली स्टेज जो है वो इंस्ट्रक्शन 9 और इंस्ट्रक्शन 10 ने ऑक्यूपाई कर ली, यानी अब उसने लोड एंड स्टोर करना है। अब जब उसने लोड एंड स्टोर करना है तो फिर उसके बाद आपके पास राइट बैक आ गया, यानी कि वो जब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो वो राइट बैक होने के बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शन 7 है और इंस्ट्रक्शन 8 जो है वो तो पाइपलाइन से निकल गई, वो तो होगी फारिग, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका जो राइट बैक है वो अब आपके इंस्ट्रक्शन 9 और 10 इंस्ट्रक्शन 10 के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लें उसके बाद हम लेक्चर खत्म करते हैं। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, फ़ायदे क्या हैं, और एग्जांपल इसकी जो है इंटेल पेंटियम जो है इसमें भी आपका सुपर स्केलर वगैरह यूज़ हो रही है। और IBM पावर पीसी जो है, ठीक है, इसमें PC 601 जो है यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। फ़ायदा इसका क्या है भाई, फ़ायदा इसका ये है कि इंक्रीज थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी, आपकी जो थ्रूपुट है और एफिशिएंसी जो है वो उसको इंक्रीज कर देता है। और इसको यूज़ किया जा रहा है कब से, 1998 से। और नुकसान फ़ायदा इसका, नुकसान इसका क्या है कि डाटा डिपेंडेंसीज है। डाटा डिपेंडेंसी शुड बी हैंडल इफेक्टिवली, ठीक है। ये कुछ डाटा डिपेंडेंसी है पाइपलाइन के अंदर आ जाती है कि एक डाटा जो है दूसरे डाटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डाटा हैजर्ड्स हो गए जैसे, उनको किस तरह से हैंडल करना है ये चीज़ भी देखी जाती है, उसको भी अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ता है हमें और काफ़ी डीपली देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि जी भाई 1 यूनिट टाइम इज इक्वल टू मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक यूनिट टाइम में या एक क्लॉक साइकिल के अंदर एक से ज़्यादा आपकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, तभी आपको सुपर स्केलर का फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं फ़ायदा होगा। तो ज़ाहिर बात है, आप पाइपलाइन के अंदर मैंने आपको जब बताया है कि आपके डाटा हैजर्ड्स भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है डिले भी हम दे देते हैं, स्टॉल भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो थोड़ी बहुत एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है, आइडियल केस में की तरह नहीं चलती, ठीक है। तो फिर भी
ये जो सुपर स्केलर और ये मल्टी कोर प्रोसेसर ये जब आ जाते हैं बीच में तो इनसे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपका लेक्चर आज का इतना ही था और मज़ीद इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ये वाले नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा आपको नेट से भी इसके जो लिंक्स हैं जिसमें आपको इनकी डिटेल्स पूरी मिल जाएगी, मैं वो भी आपको इसके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, ताकि आपके लिए पढ़ने के लिए और थ्योरी को याद रखने के लिए ईजी हो। और इस लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली बता सकते हैं।